नमस्कार, मैं प्रतुल जोशी। दोस्तों, ये वर्ष हिंदी के महान साहित्यकार अमरकांत जी का जन्म शताब्दी वर्ष है। 1 जुलाई 1925 को उत्तर प्रदेश के बलिया में जन्मे अमरकांत जी ने विपुल साहित्य का सृजन किया। उनके उसी साहित्य संसार से एक बेहद रोचक कहानी गगन बिहारी का पाठ अब मैं करने जा रहा हूं। तो आप भी ये कहानी सुनिए और बताइएगा कि आपको कैसा लगा पाठ और कैसी लगी कहानी। बीए करने के बाद 1 साल तक नौकरी न मिली तो सुंदरलाल का उत्साह बहुत बढ़ गया। उसने निश्चय कर लिया कि होम्योपैथी डॉक्टरी करके ही अब वो जीवन में आगे बढ़ेगा। ये कार्य कठिन नहीं। शहर के करीब सभी होम्योपैथ डॉक्टर क्या कम पढ़े लिखे और लफंगे नहीं रह चुके थे। फिर उसका व्यक्तित्व भी प्रभावशाली था। पतले लंबे शरीर, बड़ी नाक और सांवले गंभीर मुख से कौन रोगी प्रभावित नहीं होगा। वो डट कर मेहनत करेगा, सबसे मिलने जुलने और मीठा बोलने की आदत डाल लेगा, फीस और दवाओं की कीमत बहुत कम रखेगा। असंभव कुछ नहीं है इस दुनिया में। बाबूजी, मैं सोचता हूं कि होम्योपैथी डॉक्टरी कर लूं। होम्योपैथी? सुंदरलाल के प्रस्ताव पर उसके पिताजी ने दबी, लगभग जनानी और हास्यजनक आवाज में इस तरह आश्चर्य प्रकट किया जैसे किसी नगण्य चीज का जिक्र सुन लिया हो। जी, मैंने अच्छी तरह विचार कर लिया है। मुझे लगता है कि मैं इसी लाइन में उन्नति कर सकूंगा। नौकरी से तो यह बहुत अच्छा रहेगा, बस थोड़ी हिम्मत और सूझबूझ चाहिए। यहां का मामूली से मामूली होम्योपैथ भी 300-400 रुपये पीट लेता है, लेकिन हम तो आजाद होकर भी खतरा उठाना नहीं चाहते। 100-125 पर जन भर घिसेंगे पर कोई काम धंधा नहीं करेंगे। उसका मुंह जोश से फूल और तमतमा आया था। शीघ्र ही वह कुछ आदर्श डॉक्टरों के किस्से सुनाने लगा जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी नहीं पढ़े। जाकड़ी मेज कुर्सी पर बैठकर 4-5 रुपये की दवाओं से काम शुरू किया और आज उनकी कोठियां खड़ी हैं। सुंदरलाल उन सीधे साधे नवयुवकों में से था जो कठिन काम को बहुत आसान समझते हैं। मां बाप की अंतिम संतान होने से लड़कपन में उसको खूब लाड़ प्यार मिला। उसकी सेहत खराब रहने लगी और पढ़ाई भी लेट शुरू हुई। लस्टम पस्टम 8वीं कक्षा पास की तो गाना और ड्राइंग छोड़कर अंग्रेजी, हिसाब आदि सभी विषयों से घृणा करने लगा था। अनिच्छा के बावजूद उसको विज्ञान दिला दिया गया, क्योंकि घर वाले नौकरी चाकरी का कोई ठिकाना ना होने से उसे इंजीनियरिंग लाइन में घुसाना चाहते थे। हाई स्कूल में 1 साल और इंटरमीडिएट में 2 साल फेल होने पर उसने विज्ञान छोड़ने का निश्चय कर लिया और 2 वर्ष में बीए पास होते होते वो काफी कल्पनाशील हो गया था। वो सोचता कि उसको कोई रोक शोक नहीं हो सकता और कठिन परिश्रम करके वो एक दिन सफलता की चोटी पर पहुंच जाएगा। इसके लिए वो उन विज्ञापनों में गहरी दिलचस्पी लेने लगा था जिनमें जल्दी ही इंजीनियरिंग, होम्योपैथी, अच्छी अंग्रेजी तथा अन्य कला, विज्ञान और व्यवसाय में पारंगत करने के आश्वासन दिए जाते हैं। तो करो यही तुम भी बेटा, कोई गम नहीं, मैं तो अभी जिंदा हूं। उसके पिताजी ने ऐसे स्वर में कहा मानो किसी को ललकार कर लड़ाई के मैदान में भेज रहे हों। मुस्तैदी से काम करने का तो सुंदरलाल ने फैसला कर लिया था। मद्रास के किसी होम्योपैथी कॉलेज से योग्यता का सर्टिफिकेट प्राप्त करने में जरा भी कठिनाई नहीं हुई। 2 पुस्तकें, काठ की पेटी, मीठी दवाइयों की शीशियां, स्टेथोस्कोप, सभी जरूरी सामान लाकर रख दिए गए। भविष्य में उपयोग के लिए उसने एक साइन बोर्ड भी बनवा लिया था जिस पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था सुंदर होमियो हॉल। वो ईमानदारी से सोचने लगा था कि एक साहसी, योग्य और कर्मठ हो रहा है, इसलिए उसने दाढ़ी मूछें बढ़ने के लिए छोड़ दी ताकि दूसरे भी वैसा ही समझें।
अपने महत्व से आश्वस्त होकर वो काफी गंभीर रहने लगा। सबको घूर कर देखना और कुटुंबजनों के स्वास्थ्य पर नजर रखना कर्तव्य समझने लगा। अंत में संतुष्ट होकर उसने अपने सभी बाहर रहने वाले मित्रों और नौकरी पेशा भाइयों को भावपूर्ण पत्र लिखे, जिनमें जीवन का विस्तृत विवेचन किया गया था। सवेरे नहा धोकर वो बाहर अपने कमरे में आता तो उसका हृदय असीम उत्साह से भर जाता और वो अपने चारों ओर विश्वास से देखता। फिर गंभीर अध्ययन करने के लिए कॉपी, पेंसिल और पुस्तक लेकर बैठने में उससे देरी नहीं होती। शुरू, बीच और अंत के कुछ पन्ने पढ़कर उसे महसूस होता कि रोग के सभी लक्षण तो उसी के शरीर में मौजूद हैं। परंतु अगर उसे सफलता प्राप्त करनी है तो वो ऐसी बाधाओं की परवाह क्यों करे। वो मुस्कुराने लगता और ये सोचकर कि कल से खूब मेहनत करेगा, वो कुछ मीठी, नाजुक और ऊंची कल्पनाओं में खो जाता जो विशेष परिस्थिति में ही उत्पन्न होती है। वो बहुत नामी होम्योपैथ हो गया है और असंख्य गरीब लोगों को रोग मुक्त कर रहा है। उसके पास दूर दूर से लोग आ रहे हैं और पैसा भी पानी की तरह आ रहा है। वो देर तक सोचता रहता और उसको परिश्रम, सफलता और मान प्रतिष्ठा की कल्पना में वास्तविक परिश्रम के समान ही सुख मिलता। दोपहर में भोजन के बाद वो सिर्फ आधे घंटे विश्राम के लिए लेटता, 4-5 घंटे तक डट कर सोता और उठने पर किन्हीं रहस्यमय कारणों से अपने को बहुत महत्वपूर्ण समझता। कुछ ही दिनों में वो कल्पना में अपने को योग्य होम्योपैथ डॉक्टर समझने लगा। यहां तक कि किसी मेहमान के अचानक आ जाने पर तरकारी लाने की जरूरत पड़ती या घर का कोई लड़का उससे कोई सवाल पूछने आ जाता तो वो साधिकार बिगड़ जाता। मैं नहीं बताऊंगा, मेरे काम में हर्ज होगा। किसी से मिलने पर वो धर्मांध व्यक्ति के आक्रामक उत्साह से वे किस्से सुनाता जो मध्य वर्ग के गरीब और महत्वाकांक्षी लोगों को प्रिय होते हैं। वो कभी कहता, एक मेरे मित्र के मित्र हैं तो उनको साहब एक बार अजीब ही बीमारी हो गई। उनको मौके बेमौके जब देखो नींद आ जाती और वो उठाने पर बहुत ही मुश्किल से उठते। पहले एक फर्स्ट क्लास एलोपैथ, फिर हकीम और आखिर में बनारस के एक मशहूर वैद्य की दवा कराई गई। एक प्राकृतिक चिकित्सक ब्रह्मचारी जी भी अपनी शक्ति आजमा गए। सभी मिलकर सैकड़ों रुपए हजम कर गए, पर कैसा फायदा साहब। अब देखिए क्या होता है। चौक के नुक्कड़ पर बाईं ओर एक छोटी दुकान है, चौबे होमियो हॉल, देखा होगा आपने। इन चौबे जी को किसी तरह इस रोग की सूचना मिली तो उन्होंने कहा कि रोगी को लाइए। उन्होंने रोगी से 1-2 मामूली प्रश्न किए, फिर बोले, एक पुड़िया देता हूं, इसको साफ पानी से कुल्ला करा के खिलाइए और ठीक आज के 31वें दिन हाल बताइए। दवा का दाम उन्होंने जरूर 2 रुपए ले लिए। 15 दिन तक रोगी की हालत वैसी ही रही। 16वें दिन से खराब होने लगी, यहां तक कि 20वें दिन दशा इतनी बिगड़ गई कि लोग डॉक्टर को गालियां देने लगे। लेकिन उसके बाद भाई साहब जो सुधार हुआ है तो ठीक 30वें दिन रोगी एकदम चंगा हो गया। इसी तरह कुछ महीने बीत गए, परंतु एक दिन ऐसी बात हुई जिसकी उसने कल्पना तक नहीं की थी। वो अपने कमरे में बैठा था। बाहर बरामदे में एक सज्जन उसके पिताजी से बातें कर रहे थे। भैया, इस बुरे जमाने में कोई अपनी खेती बाड़ी क्यों छोड़े, पता नहीं कैसा समय आए। संकट में पैर रखने का ठौर तो होगा। अपने छोटे लड़के से तो मैंने कह दिया है कि गांव में ही डटे रहो, शहर में पैर रखने का नाम ना लेना। डट कर खेती कराता है भाई साहब। धान, गेहूं, जौ, मकई, तरकारी, भाजी, घास चारा सब कुछ पैदा हो जाता है। अब आपकी दुआ से घर का करीब साल भर का तो खर्चा निकल ही आता है, ऊपर से 2-4 पैसे बच भी जाते हैं। सुंदरलाल के मन ने इन बातों को
अमृत की तरह ग्रहण किया। उसके हृदय में न मालूम कैसी खुशी की फुलझड़ी छूटने लगी। उसका दिमाग स्वतः ही मधुमक्खी की तरह व्यस्त हो गया। ये तो ठीक ही है कि खेती कराने जैसी उत्तम चीज कोई नहीं। वो कितना बेवकूफ है कि इस चीज को नहीं समझ सका। जिसके पास खेत बाड़ी है उसको दूसरा काम करने की क्या जरूरत। होम्योपैथी में पता नहीं कितनी प्रतीक्षा करनी पड़े, लेकिन इसमें तो चट बोइए और पट काटिए। ये तो अब निश्चित है ही कि पढ़ाई लिखाई वाले काम में उसका दिमाग नहीं लग सकता। खेती में उसकी प्रतिभा निश्चित रूप से चमक सकती है। इस विचार का वो शीघ्र ही इस तरह कायल हो गया कि होम्योपैथी बहुत ही फटीचर और अशोभनीय लगने लगी। वो ज्यों ज्यों सोचता गया, उसके शरीर में मिट्टी का सौंधापन, दूर तक फैले लहलहाते खेतों की खुशबू और एक अनोखी उत्तेजनापूर्ण उत्साह की गर्मी फैलती गई। मां, गांव पर हम लोगों के पास कितना खेत है? भीतर जाकर उसने अपनी मां से पूछा। यही 20-22 बीघे। क्यों? मैं अब गांव पर ही रहूंगा मां। हां, बताओ, गांव पर इतना खेत है लेकिन कभी एक दाना अन्न मुंह में जाता है? चाचा जी लूट मचा रहे हैं। वहां मेरे रहने से खत्म हो जाएगा। डट कर खेती कराऊंगा, किसी का लेना न देना। जमाना बड़ा खराब आ गया है, कोई ठौर ठिकाना तो चाहिए ही। ठीक तो है, इससे अच्छा क्या होगा? तुम लोग तो घर जमीन की फिक्र ही नहीं करते। तुम्हारे बाबूजी एक गैर पट्टीदार को सारी जायदाद सुपुर्द करके आंखें मूंदे बैठे हैं। बाप रे, कहीं कोई इस तरह अपनी चीज दूसरों को दे देता है? ये सोचकर तो मेरी छाती फटी जाती है कि सब कुछ बिला रहा है। सुंदरलाल एक बहुत ही गंभीर दायित्व वहन करने के लिए पूरी तरह तैयार हो गया था। दाढ़ी मुड़वाकर उसने मूंछों को स्वतंत्र छोड़ दिया, एक कर्मठ किसान की तरह। गांव में फौजदारी और डकैती होती है, इसलिए वो नियमित रूप से कसरत करने लगा। अकस्मात मोटी रोटियां भी उसको पसंद आने लगी। वो सोचता, खेती में है ही क्या। वो गांव पहुंचकर 2 बैल और एक मन का हलवा रख लेगा, खेत जुतवाकर अच्छे बीज डलवा देगा, ट्यूबवेल से सिंचाई की व्यवस्था करा लेगा, खेतों की निगरानी के लिए रात को मचान पर ही सो जाएगा, हलवाए या किसी अन्य व्यक्ति पर अधिक विश्वास नहीं करेगा और कोई गड़बड़ी न हो इसलिए थानेदार और पटवारी को मिलाए रखेगा। बढ़िया अन्न, दूध, घी, भाजी, तरकारी, धीरे धीरे और खेत खरीद कर काफी काम बढ़ा लेना मुश्किल नहीं होगा। बाद में दुग्धशाला और कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था कर शहर में दूध, मक्खन, आलू, टमाटर वगैरह सप्लाई करके काफी पैसा पीटा जा सकता है। सचमुच पढ़े लिखे लोग गांव में चलें तो देश का कितना कल्याण हो। अब वो लोगों से कहता, हमारे देश में यही तो एक खराबी है कि लोग पढ़ लिख कर नौकरी के ही पीछे भागते हैं। ये लोग गांव में चले जाएं तो देहातों की हालत सुधर जाए। हिंदुस्तान तो देहातों में ही बसता है। साहब, इसी जिले के एक ठाकुर साहब हैं। उनका लड़का फर्स्ट क्लास एमए करके यूनिवर्सिटी से निकला तो उसके सामने समस्या उठी कि अब वो क्या करे। लंबा, तगड़ा, खूबसूरत, बुद्धिमान, उसको नौकरी एक से एक मिल सकती थी। घर वाले कह भी रहे थे कि कलेक्टरी और डिप्टी कलेक्टरी में बैठो, लेकिन उसने कहा, आजाद देश का नागरिक हूं, क्यों किसी की गुलामी करूं। और आज साहब वो डट कर ट्रैक्टर से खेती कराता है। कितने कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर उसका पानी भरें। आषाढ़ नजदीक आ गया। सुंदरलाल के पिताजी ने एक दिन उससे पूछा, कहो बेटा, तुम्हारे गांव जाने का क्या हुआ? सोचता हूं अगले हफ्ते चला जाऊं। हफ्ता आया और निकल गया। उसने कुछ कारणों से अपना प्रस्थान एक हफ्ते के लिए और स्थगित कर दिया।
वो भी हफ्ता आया और निकल गया। बेटा, उसके पिताजी ने फिर टोका, अगर जाना है तो देर करने से कोई लाभ नहीं। खूब सोच समझ लो, तबीयत तबीयत की बात होती है, नहीं करती तो वो भी खुलासा कह दो। नहीं, अगले सोमवार को जरूर चला जाऊंगा। परंतु शनिवार की रात ही को पता नहीं क्या हो गया कि उसका ध्यान एक बहुत ही आवश्यक समस्या की ओर आकर्षित हुआ। बरसात के कारण कुछ दिनों से उनके घर की मरम्मत हो रही थी। सुंदरलाल को लगा कि मजदूर काफी कामचोरी करते हैं। ये सोचकर उसको ईमानदारी से बहुत क्रोध आया। नीच लोगों में यही तो है कि खड़े होकर काम न लो तो वे सब कुछ चौपट करके रख दें। परंतु वो ये सब नहीं चलने देगा। गांव तो चलना ही है एक दिन, लेकिन मजदूरों की इस लूट को वो बर्दाश्त नहीं करेगा। वो अपनी इस दूरदर्शिता से इतना प्रभावित हुआ कि अगले दिन यानी रविवार को सवेरे से ही सामने खड़ा हो गया और क्रोधपूर्ण व्यस्त मुद्रा में मजदूरों को घूरता और अक्सर कड़ी आवाज से आदेश देकर उनसे काम लेने लगा। उसने धूप और थकान की परवाह नहीं की और शाम से पहले वहां से नहीं हटा। सोमवार को भी वो इसी तरह डटा रहा। ऐसा प्रतीत होता कि उसको खाने पीने की भी सुध बुध नहीं है। घर वालों को काफी अचंभा हुआ कि जो व्यक्ति एक पत्ता भी खिसकाने से कतराता है, वो अचानक इतना कर्मठ कैसे हो गया। परंतु शुभ लक्षण समझ किसी ने कुछ नहीं कहा और 2 दिन बाद ही फिर सुंदरलाल के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। सायकाल वो चौक में घूम रहा था कि उसकी मुलाकात अपने एक पुराने मित्र गिरधर से हो गई। दोनों मिलकर बड़े खुश हुए। गिरधर कितना मोटा ताजा हो गया था यार। जो मजा धंधा व्यापार में है वो किसी चीज में नहीं। किसी की नौकरी नहीं बल्कि दूसरों को नौकर रखो। तुम तो जानते ही हो कि पढ़ने लिखने में मैं घोंगा बसंत था। 10th पास करने के बाद सीधे मैं कलकत्ता चला गया था। 2 साल तो बड़ी मुश्किल से कटे। एक मारवाड़ी क्या नौकरी कर ली थी, लेकिन इसी बीच कुछ बचाता चला गया था। बाद में चाय पकौड़ी की दुकान खोल ली। पहले तो बड़ी तकलीफ उठानी पड़ी, फिर दुकान चल निकली। धीरे धीरे ठेके का कुछ काम भी करने लगा। इसमें 2 चीजों की जरूरत होती है, मेहनत और तकदीर। अब तुम लोगों की कृपा से मेरे यहां 2 भट्टे चलते हैं। गिरधर शीघ्र ही अपनी तरक्की का इतिहास सुनाने लगा था। यहां कुछ क्यों नहीं करते? सुंदरलाल आसानी से बेहद उत्तेजित हो गया था। गिरधर ने उत्तर दिया कि अवश्य वो यहां भी ठेके का कुछ काम करना चाहता है। इसके अलावा यहां से आलू खरीद कर आजमगढ़ में थोक बिक्री करने की लाभप्रद योजना भी विचाराधीन है। सुंदरलाल को सचमुच नई रोशनी मिली। कितने अंधकार में था वो अब तक। व्यापार। मित्र से विदा लेकर वो घर आया, लेकिन खाने पीने बात करते बैठते लेटते हर वक्त उसका दिमाग मशीन की तरह काम करता रहा और अंत में इस विचार का वो पक्का गुलाम हो गया कि व्यापार ही उसके लिए सबसे उपयुक्त है। सचमुच इस औद्योगिकरण के युग में इंसान और देश की तरक्की वाणिज्य व्यापार से ही हो सकती है। इसी रास्ते पर चलकर अमेरिका इतना संपन्न और शक्तिशाली हुआ है। और वो दूर क्यों जाए? कुछ ही साल की बात है, पंजाबी लुटपिट कर यहां आए और अपने परिश्रम, सूझबूझ तथा व्यवहार कुशलता से देखते ही देखते यहां के सारे कारोबार पर कब्जा कर लिया। कितने स्वस्थ हैं और कितना अच्छा खाते पीते तथा मौज से रहते हैं। एक भी पंजाबी कभी भीख मांगते हुए नहीं देखा गया। उसने अपनी योजना तैयार कर ली। वो सोचता व्यापार करना कौन मुश्किल काम है। क्योंकि इंसान मूलतः नीच है, इसलिए वो आसानी से व्यावहारिकता, चापलूसी, झूठ फरेब, 420 आदि सीख लेगा। दिन रात धुआंधार मेहनत करेगा और उसका धंधा चल निकलेगा। उसको लगा कि ठेके का काम ही उसकी प्रतिभा के उपयुक्त पड़ेगा। वो अफसरों से रौब तथा प्रेम से मिलेगा और उनको घूस देकर अपना टेंडर स्वीकार करा लेगा। सस्ते में अपने गांव से मजदूर भी पा लेना मुश्किल नहीं है। एक बार फायदे से सालों की छुट्टी हो जाएगी।
परंतु कुछ ही दिनों बाद कुछ अनजान कारणों से उसको आलू वाली बात अधिक पसंद आने लगी। फिर वो गंभीर अनिश्चय और मानसिक द्वंद्व का शिकार हो गया, जिसको उसने बहादुरी से बर्दाश्त किया और आखिर में आलू बेचने की स्कीम के पक्ष में ही निर्णय देना उचित समझा। मां, हमारे खेत तो काफी अच्छे होंगे। मेरा ख्याल है 1 बीघे खेत का 1,000 तो मिल ही जाएगा। हाँ, और क्या? उसकी मां रहस्यमय कौतुक से उसको देखने लगी थी। मैं सोचता हूं मां कि व्यापार किया जाए। खेती तो करनी ही है, लेकिन उसके लिए भी रुपयों की जरूरत पड़ेगी। रुपये रहेंगे तो खेत भी बढ़ाए जा सकेंगे और नए तरीके से खेती भी हो सकेगी। अगर 2,000 रुपये कहीं से मिल जाएं तो यहां से ट्रक पर आलू लाद कर आजमगढ़ में बेचा जाए, बड़ा फायदा होगा। मैं चाहता हूं कि गांव के 2-3 बीघे खेत बेच दिए जाएं तो काम बने। उसकी मां बहुत बिगड़ी तो उसने धैर्यपूर्वक अपनी योजना समझाने की चेष्टा की, जिसमें उसे सफलता नहीं मिली। परंतु उसको विश्वास था कि वो अपने मां बाप को राजी कर लेगा। अब वो पूरी तरह व्यापार की दुनिया में खोया रहता। पहले की तरह उसने दाढ़ी मूछ सफा चट करा ली, कपड़े ढंग से पहनने लगा तथा व्यावहारिकता, जाल फरेब आदि सीखने के लिए मित्रों से गहरे मजाक करने और बिना बात भी झूठ बोलने लगा। उसने जल्दी ही शिक्षित निर्धन लोगों में प्रचलित वे किस्से याद कर लिए थे, जो व्यापार के जरिए काफी धनी हो गए व्यापारियों के बारे में प्रचलित होते हैं। वो व्यापार के पक्ष में दलील पेश करने से न चूकता। साहब, लखनऊ की बात है। एक पंजाबी जो सेक्रेटरिएट में काम करता था, अपनी आर्थिक हालत से बहुत परेशान था। उसका खानदान बड़ा था और उसका काम तनख्वाह से ठीक से नहीं चलता था। उसने साहब एक उपाय सोचा। उसने अमीनाबाद में एक छोटी सी जगह में लस्सी और समोसे की एक दुकान खोल ली। वो दफ्तर से सीधे अमीनाबाद जाता और सिर्फ 2 घंटे दुकान पर बैठता, परंतु उतनी ही देर में सब साफ। 5 वर्ष तक मौसम के अनुसार कभी लस्सी और कभी चाय बेचता रहा। फिर साहब उसने कपड़े की एक छोटी दुकान कर ली। दफ्तर वो अब भी जाता। फिर 2-3 वर्ष बाद उसने नौकरी भी छोड़ दी और आज वो लखपति है। बेटा, सुना है कि तुम अब बिजनेस करना चाहते हो? उसके पिताजी ने उससे एक दिन पूछा। हाँ बाबूजी, सोचता हूं बिजनेस से ही हम लोगों के घर की हालत सुधरेगी। खेती में भी तो रुपये की जरूरत। ठीक है बेटा, उसके पिताजी ने बीच में ही निहायत संजीदगी से कहा। तुम बिजनेस करो या कुछ और, इसमें मुझको कोई ऐतराज नहीं। करने वाले तुम हो, ऐतराज करने वाला मैं कौन होता हूं? लेकिन अगर मुझसे पूछो तो मैं यही कहूंगा कि तुम कुछ भी ना करो। मैं जिंदा हूं, तुम्हारे भाई कमा रहे हैं, क्या जरूरत है काम धाम करने की? मेरे भाई घर में ही इतने काम हैं कि अलग से एक इंतजामकार होना चाहिए। ढंग से रहो, घर का बाजार हाट कर दो। तुम्हारे भाई के लड़के हैं, उनको पास में बैठाकर कभी पढ़ा दिया करो। बहन गरीब रोती रहती है कि उसको अंग्रेजी बताने वाला कोई नहीं। आखिर काम की क्या कमी है? वो 2 क्षण चुप रहे, फिर बोले, और बिजनेस ही करना चाहते हो तो शौक से करो। खेत बेचने की क्या जरूरत है? 2,000 रुपए देने को मैं तैयार हूं। कल ही तुम मुझसे 2,000 रुपए ले लेना और आलू आलू या जो मन में आए बेचना। नहीं, कल मुझसे रुपए ले ही लो, समझे भैया? जी। दबी जबान से स्वीकृति देकर सुंदरलाल बाहर चला आया था। सांझ का वक्त। सुंदरलाल घूमते घूमते दूर निकल गया। उसने अपने पिताजी के ठोस प्रस्ताव से उत्साहित होने की भरसक कोशिश की, परंतु अचानक उसको याद आया कि वो 2 दिनों से जुकाम से पीड़ित है। जुकाम, इसका उसने ख्याल ही नहीं किया था। क्या वो बीमार पड़ने वाला है? ये सोचते ही उसके शरीर में बिजली सी दौड़ गई और हृदय में अपूर्व अनोखी खुशी फूटने लगी।
हो सकता है वो इस बार सख्त बीमार हो जाए और महीनों चारपाई से ना उठे। इस विचार से उसको बड़ी ही राहत मिली और उसका हृदय एक अजीब ही अभिमान से भर उठा और शीघ्र ही वो किन्हीं असंभव कल्पनाओं में खो गया। दूसरे दिन सवेरे ही उसने अपनी मां को बताया कि उसके सिर में सख्त दर्द है और उसकी छाती जकड़ गई है। दिन भर वो चारपाई पर चादर ओढ़कर पड़ा रहा। 2 दिनों तक उसकी यही हालत रही। फिर तो उसकी तबीयत अक्सर खराब रहने लगी। कभी उसके पेट में दर्द हो जाता, कभी टांगों में, कभी गले में और कभी बेहद कमजोरी मालूम होने लगती। अब वो सबसे अपने अस्वास्थ्य की शिकायत करता। किसी को पत्र लिखता तो शुरू में ही ये सूचित करना ना भूलता कि आजकल उसकी तंदुरुस्ती ठीक नहीं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, इस संसार में दुख सुख लगा रहता है। अब वो पीड़ा, निराशा, वेदना, मृत्यु और संसार की असारता की बातें गहरी रुचि और उत्साह से करता। परंतु उसके भीतर कहीं अब भी यह दृढ़ विश्वास था कि वो एक दिन खूब तंदुरुस्त और तगड़ा हो जाएगा और कठिन परिश्रम करके अपने कुटुंब और देश का नाम ऊंचा करेगा। धन्यवाद।